आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शार्प योर ब्रेन में। आज की इस वाली वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 10 ML अग्रवाल ICSE बोर्ड का ट्रायंगल ज्योमेट्री का ये एक बढ़िया टॉपिक है। ट्रायंगल होता क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ले। ट्रायंगल मतलब यार ना जिसके 3 एंगल हैं। ट्रायंगल खुद बना है 3 एंगल। ट्राई मतलब 3 और एंगल्स यानी कि जिसमें 3 एंगल्स हों। ये सिंपल क्लोज फिगर एक साधारण सा क्लोज फिगर है जिसमें 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और तीनों का सम 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे। और तीनों का सम 180, 3 वर्टेक्स, 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल्स, ये कुछ होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स देख लेते हैं। तो ट्रायंगल के 2 बेसिस पे टाइप्स हो सकते हैं। एक उसके साइड के बेसिस पे, ठीक, और दूसरा उसके एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे ये हो जाता है 3 पार्ट में। पहला आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये सब आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। एंगल्स के बेसिस पे भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला था ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट। ठीक, आइए की करके देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड जो हो ट्रायंगल के वो इक्वल है। अगर ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी तीनों साइड इक्वल। आइसोस्केलस कोई 2 साइड इक्वल। मान लीजिए ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। और आइसोस्केलस की एक प्रॉपर्टी होती है, जो दोनों साइड इक्वल है ना, उन दोनों की बेस पे जो सेम बेस पे, यानी कि ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होता है। ये साइड अगर इस साइड के बराबर, ये एंगल, मान लीजिए एक और ट्रायंगल है, उसका ये साइड के बराबर, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर। इतनी बात समझ में आई? ये हो गया आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब आता है स्केलर में तीनों का तीनों जो साइड होता है ना इक्वल, ऐसे कुछ बन सकता है स्केलर का। ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 3। ठीक, स्केलर ट्रायंगल है। इसका एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया साइड के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे ऑब्ट्यूज एंगल। ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री से अगर जाते हैं तो उस ट्रायंगल को हम कह देंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री से जाते हैं, करीब 120 डिग्री है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल। ट्रायंगल का कोई भी, तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर 90 से कम है, नहीं कोई भी नहीं, तीनों का तीनों अगर 90 से कम है, ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल 90 से कम है तो उस ट्रायंगल को हम कह देंगे एक्यूट ट्रायंगल कह देंगे। इतना बात समझ में आया? उसके बाद आता है राइट। ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री, ट्रायंगल में कोई एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तब हम कह देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इतनी बात क्या आपको समझ में आई? इतनी राम कहानी समझ में आई? तो आगे चलते हैं इसके टाइप्स। अब आते हैं सम टर्म्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल। यहाँ तक कुछ टर्म्स जो है ट्रायंगल से। पहला आता है ऑर्थोसेंटर। ये क्या होता है? कुछ नहीं होता ऑर्थोसेंटर। ये ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। अब इसका एल्टीट्यूड बना दीजिए। तो इसका क्या एल्टीट्यूड, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थोसेंटर वाला पॉइंट। एल्टीट्यूड क्या होता है? वो सीवियन यानी कि सीवियन क्या होता है पहले आप ये समझिए। सीवियन एक नया टर्म आ गया ना आपके लिए, समझा के। सीवियन वो लाइन होती है ट्रायंगल के अंदर की, जैसे ये ट्रायंगल है, जो कि सीवियन वो लाइन होती है ट्रायंगल के अंदर की जो एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जाके इंटरसेक्ट करती है, मिलती है। इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने बनाई, इसको हम बोलेंगे सीवियन।
लाइन को हम क्या कह देते हैं, सीवियन कह देते हैं। अब सीवियन समझ में आ गया तो अब आप बहुत कुछ समझ जाओगे कि अल्टीट्यूड वो सीवियन होता है जो कि उसके अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाता है। तो ट्रायंगल्स के तीन एल्टीट्यूड्स होते हैं। तीनों एल्टीट्यूड्स को हम जब एक साथ निकालते हैं 90 डिग्री बनाने के लिए, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। समझ आ गया? सेंट्रोइड। एक और सीवियन का नाम आएगा जिसका नाम है मीडियन। सीवियन बहुत होते हैं। अल्टीट्यूड हो गया, फिर आपका अल्टीट्यूड हो गया, फिर आपका मीडियन हो गया, फिर आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये सब जो है ना, ये सब एक प्रकार के सीवियन है। सेंट्रॉइड में क्या होता है तो इसके 3 मीडियन होते हैं। मीडियन यानी कि वो सीवियन जो कि बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी डी ई, तो ए ई जो होगा वो ई सी के बराबर होगा, ए डी जो होगा वो डी ई डी बी के बराबर होगा। इतना बात आपको समझ में आया? आई थिंक इतना बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जिस पॉइंट को वो तीनों मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को हम कह देते हैं क्या? उस पॉइंट को हम कह देते हैं सेंट्रॉइड। सर्कुल सेंटर, इन सेंटर, इन सर्कल। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सर्कुल सेंटर को पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुल सर्कल को। सर्कुल सेंटर क्या होता है तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगल है, इसके साइड का हम बाइसेक्टर बनाते हैं। ठीक, उस बाइसेक्टर को हम मीट कराते हैं। जिस पॉइंट पे देखिए साइड का हम बाइसेक्टर बनाते हैं, उन तीनों बाइसेक्टर, क्योंकि ये ट्राइंगल है, इसमें हर चीज़ 3 होगा, मीडियन 3 होगा, डायगोनल 3 होगा, एल्टीट्यूड 3 होगा, बाइसेक्टर 3 ही होगा। तो तीनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम करते हैं सर्कुल सेंटर। और इस पॉइंट से अगर आप ट्रायंगल की किसी भी एक वर्टेक्स को एज अ रेडियस लीजिए और उसके बाद जो सर्कल बनाइए, तो उस सर्कल को हम कहेंगे सर्कुल सर्कल। ये वो सर्कल होगा जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजर रहा होगा। मैंने क्या कहा? ये वो सर्कल होगा, ये वो सर्कल होगा जो कि ये वो सर्कल होगा जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजर रहा होगा। इससे भी ये सर्कल गुजर रहा है, इससे। तो इस सर्कल को हम कहेंगे सर्कुल सर्कल और इस पॉइंट को हम कहेंगे सर्कुल सेंटर, क्योंकि इस सर्कल का ये पॉइंट सेंटर है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो आगे की बात तो और आसान है। इन सेंटर, इन सर्कल। अंदरूनी बात होगी। इन सेंटर यानी कि सर्कल, देखिए इसमें एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। यहाँ से एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ये वो सीवियन होता है जो किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जाता है और ये जो लाइन है ना, ये एंगल्स को 2 भाग में बांट देती है, 2 एंगलों को बाइसेक्ट कर देती है। यानी कि ये एंगल अगर x होगा, अरे यार इसमें मार्कर भी अभी कुछ होना, हाँ, अगर ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल क्या होगा? x होगा। यानी कि ये क्या होती है? ये एक एंगल बाइसेक्टर कर्व होती है। तो इन सेंटर क्या हो जाएगा? ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर। और इस पॉइंट से इस पॉइंट से लेकर वर्टेक्स तक की, पॉइंट से लेकर आप कह सकते हैं, हाँ, पॉइंट से लेकर आप साइड तक की दूरी को एज अ रेडियस लेकर एक सर्कल अंदर बनाएंगे।
सर्कल का ये सेंटर होगा, इसलिए हम कहते हैं इन सेंटर, और इस सर्कल को हम कह देंगे इन सर्कल। इस सर्कल की खासियत होगी कि ये सर्कल सभी ट्रायंगल्स के साइड से गुजरेगा। देखिए इस साइड से ये सर्कल गुजर रहा है, इस साइड से भी, इस साइड से गुजर रहा है ना, इसे हम क्या कहेंगे, इन सर्कल कह देंगे। इतनी बात अगर आपको समझ आई तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि अगर आप ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल है, तो अगर आप इन तीनों एंगलों को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। यही कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बस इतना सा कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब इसे हम प्रूव करने वाले हैं कि भैया ये सही में 180 आता है कि हमें बुड़बक बनाया जा रहा है। हाँ, कि अगर ये सही में 180 आता होगा तभी ना हम करेंगे, अगर बुड़बक बना रहे होंगे तो हम ना बुड़बक होते हैं, हम इंटेलिजेंट लोग हैं, हम इसे प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करना है, एक ट्रायंगल बनाएंगे। यार उनसे ट्रायंगल भी जो ढंग से बनता, आर्ट बहुत खराब है। एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर से एक लाइन गुजार, क्या गुजार दीजिए, लाइन गुजर गई। अब ये लाइन है और ये लाइन, ब्लू भैया तो एकदम धोखा दे दिया, ब्लैक ही भैया पे है पूरा ये एल लाइन है और ये एम लाइन। मैंने कहा ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, दोनों के बीच में ट्रायंगल बना। ये जो ट्रायंगल का बेस है ना भैया, ट्रायंगल का जो बेस है वो एम लाइन पर है। ये है ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी, ए बी सी। अब मैंने कहा एल जो है एम के पैरेलल है। मान लीजिए हैं ये एंगल है 1, तो ये एंगल इस एंगल के भी बराबर हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर कैसे, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी एज अ ट्रांसवर्सल काम कर देगा एल और एम की पैरेलल का। ठीक, और उसी तरह ये एंगल
इस एंगल इक्वल है, मान लेते हैं ये एंगल 2 है तो ये एंगल 2 हो गया, एंगल 2 इस एंगल के इक्वल है। अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, क्योंकि AC एज अ ट्रांसवर्सल काम कर जाएगा, क्योंकि L और M क्या है, पैरेलल। अब इस एंगल को मान लेते हैं एंगल 3। तो आप एक चीज देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 नहीं, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। भैया ये और ये एंगल अब ऐसे है, ऐसे लाइन है, ऐसे एंगल बना है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। लीनियर नहीं, क्योंकि ये लाइन पर एंगल बन रहा है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 और 3 है लीनियर पेयर से। और भैया ये तो हमारी ट्रायंगल के अंदर का एंगल भी है, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 है, यानी कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल भी 180 डिग्री होंगे। बस इतना सा आपको समझना था कि ये अंदर का भी 180 हो जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। तो इस तरह एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल हो जाता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी सही है। हमारे साइंटिस्ट हमको बुर्बक बना, साइंटिस्ट नहीं होते मैथ में, मैथमेटिशियन होते हैं। हमारे मैथमेटिशियनों ने सही बता कर गए हैं कि हाँ होता है। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? ये कहती है कि कोई एक ट्रायंगल है ABC और इसके वर्टेक्स से कोई एक और लाइन को इंक्रीज कर दिया जाए, सपोज करिए D तक, तो ACD जो एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ना, इस एंगल और इस एंगल यानी कि उसके अपोजिट साइड के एंगल के सम के बराबर होगा। तो यानी कि मान लीजिए ये एंगल है 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। तो अगर मैंने कहा एंगल 3 180 डिग्री के बराबर है, तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। बस यही कहती है प्रॉपर्टी। अब इसे भी प्रूव कर देते हैं। कैसे? हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अभी ऊपर पढ़ी। मान लेते हैं इस एंगल को क्या, एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी अभी ऊपर पड़ी है। और एंगल 4 और एंगल 3 भी तो 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये बन गया इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन 2। दोनों को आपस में कंपेयर कर दे, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 इसके बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 की। एंगल 4 एंगल से एंगल कट गया, क्योंकि ये प्लस में था, उधर जाता माइनस में हो जाता। तो एंगल 4 में से माइनस हुआ, एंगल 4 तो बचा 0। तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर हो गया। और यही तो हमें प्रूव करना था भाई। यही तो एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। वही हमने प्रूव कर दिया और इस तरह हमने सिद्ध कर दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या इतना तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नहीं रुकने वाले, हम अपने लय में आ गए। इतना आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये क्या कहता है? ये कुछ कहता है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? एक शब्द आता है कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि छिपा लेना, ढक देना। मैं कह दूंगा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे
जब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल पे रखा जाए तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल को ढक दे, और इस ट्रायंगल को जब इस ट्रायंगल पे रखा जाए तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल को ढक दे। मतलब ये ट्रायंगल मान लीजिए ABCD है, ये PQR है, तो PQR को ABC को ढक देना चाहिए और ABC PQR को ढक देना चाहिए, यानी कि एंगल यानी कि वर्टेक्स A फॉल होना चाहिए वर्टेक्स P पे, वर्टेक्स B फॉल होना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब इसके पीछे भी एक एंगल है, लेकिन दोनों आपस में चिपक गए, दो सिक्के कॉन्ग्रुएंट होंगे, 2 5 का एकदम उसी कंपनी ने वही वाला सिक्का वही वाले सन का सिक्का लीजिए, दोनों को से चिपका दीजिए। इधर से आप सिक्के को देखेंगे ना, जैसे कि मेरा हाथ कॉन्ग्रुएंट है, इधर से देखोगे आपको एक हाथ ही दिखेगा, पीछे से देखोगे आपको एक ही हाथ दिखेगा, दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया, अब आपको एक ही हाथ दिख रहा होगा। तो यही होता है कॉन्ग्रुएंसी। यही क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी होता है। अब कुछ क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंसी से। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को हम पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमें केवल और केवल 2 ही क्राइटेरिया दिए हैं, SSS वाली क्राइटेरिया, SAS वाली क्राइटेरिया। तो आइए इन 2 क्राइटेरिया को डिटेल में पढ़ते हैं। आइए अब हम जिस क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, जिसके थ्रू हम किसी भी 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, यानी कि हम ऐसा प्रूव कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल को जिस तरह दोनों आपस में ढके रहें। आइए इसको प्रूव करते हैं, मतलब उस क्राइटेरिया को समझते हैं। पहला क्राइटेरिया SSS, किसी भी एक ट्रायंगल का अगर तीनों साइड बराबर है किसी दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड के, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये बात आपको ट्राई करनी होगी। आप मेरा अप्लाई करो, आप ट्रायंगल काट लीजिए, 3.7 सेंटीमीटर उसका एक साइड हो, उसका दूसरा साइड हो 3.2 सेंटीमीटर, उसका तीसरा साइड हो 4 सेंटीमीटर। फिर आपको ट्रायंगल काटो 3.7 सेंटीमीटर का एक साइड का, 3.2 सेंटीमीटर का दूसरा साइड का, और तीसरा साइड 4 सेंटीमीटर का। फिर दोनों ट्रायंगल को ढकने की कोशिश करना, यही हाथ वाली चीज़ है। दोनों आपस में ढकेंगे, सामने से लगेगा एक ही ट्रायंगल है, फिर बगल से देखो लगेगा एक ही ट्रायंगल है। तो ऐसा कई सारे ट्रायंगल्स के साथ ट्राई कर लेना, 2 ट्रायंगल्स लेना, दोनों के साइड्स को सेम रखना, और आप देखोगे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो CD बराबर है AB के, दोनों 3.7 सेंटीमीटर के हैं, तो AB = CD गिवन है ये हमें क्वेश्चन में। अब दूसरा आता है कि CA बराबर BC, BC = CA, ये भी गिवन है। ये CA 4 सेंटीमीटर, BC से 4 सेंटीमीटर है, और AC = हम कह देंगे BA या AB, जो भी ये भी गिवन है, दोनों 3.2 सेंटीमीटर है। इस तरह हम कह देंगे, इस तरह हम कह देंगे कि BAC is congruent to CBA। ये नेमिंग बहुत जरूरी होती है। अब यहाँ B और ये नेमिंग क्यों जरूरी होती है? ये नेमिंग ही बयां कर देती है कॉन्ग्रुएंस। इसको मैंने देखा तो मुझे पता चला यहाँ कोई BAC एक ट्रायंगल है, यहाँ कोई CBA एक ट्रायंगल है। यहाँ पे मैंने B को देखा तो मुझे लगा कि B एक ऐसा वर्टेक्स होगा जो C पे फॉल करेगा, ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स पे फॉल करेगा। मैंने देखा A कोई वर्टेक्स होगा और वो B पे फॉल करेगा, A कोई वर्टेक्स होगा वो B पे फॉल करेगा। फिर मैंने देखा C कोई वर्टेक्स होगा वो A पे फॉल करेगा, मैंने देखा C कोई वर्टेक्स होगा वो A पे फॉल करेगा। मैंने देखा BA CB के बराबर होगा, मैंने देखा BA CB के बराबर है, सच में बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों 3.7 सेंटीमीटर में है। मैंने देखा AC BA के बराबर होगा। ये फॉर्मेट इसको लिखना आना चाहिए आपको। मैंने देखा AC जो है
वो बी ए के बराबर है। तो मैंने देखा दोनों के 2 सेंटीमीटर का मिला। मैंने देखा सी बी बराबर ए बी, ए सी, ए सी, सी बी दोनों 4 सेंटीमीटर का। तो इस तरह नेमिंग करते हैं, इस तरह आपको एस 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 समझ में आ गया मेरे प्यारे प्यारे। वैसे मैं खुद एक 9th का छात्र हूँ। हाँ, SAS वाला क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि कोई दो साइड से और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की कोई दो साइड और उसके बीच के एंगल के बराबर है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये भी आपको प्रैक्टिकली करना है। आपको कोई एबीसी ट्रायंगल लेना है, उसका एक 5 सेंटीमीटर लेना है, दूसरा साइड 3 सेंटीमीटर लेना है और उसके बीच का एंगल 40 डिग्री लेना है। फिर आपको कोई दूसरा ट्रायंगल लेना है, उसके 5 सेंटीमीटर लेना है, उसके 40 डिग्री लेना है, फिर एक बेस वाला साइड लेना है 3 सेंटीमीटर का, फिर दोनों को आपस में ढकना है। यही वाला प्रोसेस करना है। कुछ इस तरीके से दोनों ट्रायंगल आपस को दोनों साइड से ढक लेंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स के साथ प्रैक्टिकली करना है। अब करने बैठ जाना भैया, क्योंकि एनीथिंग यू डोंट। अबे अंग्रेजी में हाँ, तो मैं क्या बक रहा था? हाँ, मैं बक रहा था कि आपको प्रैक्टिकली एक बार तो ज़रूर चेक करना स्केल से नाप के, क्योंकि थ्योरेटिकली किसी चीज़ को समझना और उसे एक्सेप्ट कर लेना ये आपका दिमाग नहीं चाहता है। आपको हमेशा डाउट रहना चाहिए। मैं उस स्टूडेंट को नहीं पसंद करता जो क्लियर कट समझ जाता है। कोई टीचर बता भाई कोई टीचर बता कि ऑस्ट्रिच नहीं उड़ती, तो मैं उस स्टूडेंट को नहीं पसंद करूंगा जो कह देगा हाँ सर हम मान लिया ऑस्ट्रिच नहीं उड़ती। मैं उस स्टूडेंट को पसंद करूंगा जो काउंटर क्वेश्चन करेगा क्यों नहीं उड़ती। डाउट होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट में डाउट नहीं है ना तो वो स्टूडेंट नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को क्लियर कट कोई चीज़ समझ में आ रही है ना तो वो एक असली स्टूडेंट नहीं है। असली स्टूडेंट के अंदर हमेशा क्या रहता है, डाउट रहता है। एक क्वेश्चनिंग माइंडेड जो होता है, जो हर बात पे सवाल लेता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो डाउटफुल स्टूडेंट इज बेस्ट rather than a clear cut understanding student। तो SSS क्राइटेरिया समझ आ गई। अब SAS क्राइटेरिया को हम समझ सकते, इसको भी मैंने समझ लिया। यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत होगी क्या ये SAS। तो भाई एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो एंगल रहेगा ना दोनों ट्रायंगल को आप जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो तो आपने देखा एक साइड दूसरे साइड की ट्रायंगल के बराबर है, यानी एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है। फिर आपने देखा एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है। फिर आपने देखा दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल एक ट्रायंगल का यानी कि PQR के, यानी कि जो आपने दोनों साइड दोनों ट्रायंगल में बराबर देखा, फिर आपको बीच वाला एंगल बराबर दिखना चाहिए, तभी यहाँ फॉर्मूला लगेगा। अगर ये 40 डिग्री यहाँ ना होके यहाँ रहेगा ना मेरे भाई, अगर ये 40 डिग्री यहाँ ना होके यहाँ रहेगा तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब आपका सवाल होना चाहिए क्यों नहीं है, तो आइए इसका भी जवाब दे ही देना चाहिए। हाँ, तो आप जो सवाल पूछ रहे थे कि दो साइड के बीच वाला एंगल ही बराबर होगा तभी क्यों वो कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों ऐसा नहीं होता कि कोई एक ट्रायंगल है, ये दो साइड बराबर है और ये एंगल बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाए। उसी को जानने के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो जानते हैं, सपोज करिए इसमें दो ट्रायंगल है, कौन कौन से? एक ट्रायंगल है ADB, एक ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है ACB, ये पूरा ADB एक ट्रायंगल और ये छोटू सा ACB एक ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल आपको दिखा। तो आइए इन दोनों ट्रायंगल को पहले मैं अलग अलग पिक्चर में बनाता हूँ। ये कुछ हो जाएगा आपका क्या ADB और ये कुछ हो जाएगा आपका क्या ACB। यही दोनों आपस में मिलके ये फिगर बने ना। मैंने इसको ऐसे उठाया AB पर दोनों रखा। तो अब देखिए क्या होता है, क्या होगा। मैंने देखा कि CB दिया है 3.5 सेंटीमीटर, मैंने देखा DB भी दिया है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का साइड बराबर। फिर मैंने क्या देखा,
मैंने देखा ACBB में 40 डिग्री है और ADB में, यानी कि ADB में भी 40 डिग्री है, ACBB में 40 डिग्री है, दोनों में 40 डिग्री है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी 40 डिग्री है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी 40 डिग्री है, दोनों में एंगल कॉम्बिनेशन है। पर मैंने देखा कि इस छोटे वाले में भी ये AB जो है वो 5 सेंटीमीटर, इस बड़े वाले में भी ये AB क्या 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि दो साइड मिले और एक ये वाला एंगल मिला, यानी कि आपको यहाँ कौन सी क्राइटेरिया लग रही है, SSA या फिर आप कह दीजिए ASS। तो वही प्रूव करेंगे कि ये एंगल इसके बीच में रहता ना, और ये एंगल, ये 40 डिग्री वाला एंगल इन दोनों साइड के बीच में रहता और ये 40 डिग्री वाला एंगल इन दोनों के साइड के बीच में रहता, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते। लेकिन आपने जैसा कि सवाल पूछा क्यों बीच में रहना चाहिए, तो देखिए हमने साइड में किया। अब बताओ कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या आपको पिक्चर से दिख रहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? कैसे यार, ये इसको कैसे ढक सकता है? सोचो ना, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। क्या C जो है वो D पे फॉल करेगा? क्या क्या यार, ये तो उसका मतलब दुगना कर दूं तब इसके बराबर है, तो कहाँ से, कहाँ ये उंगली पूरे हाथ को ढक पाएगी? कहीं दो उंगलियां पूरे हाथ को ढक सकती हैं? नहीं ना। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हो जाता है कॉन्ग्रुएंट अगर ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाता, अगर एक अलग से ADB वाला कोई दिया रहता, कोई ट्रायंगल अलग से ADB वाला दिया रहता और उसका ये 40 डिग्री रहता ना, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते। ये दोनों साइड के बीच का कोई एंगल अगर दोनों में होता ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता। अरे ये एंगल 40 डिग्री होता, ये एंगल अगर 40 डिग्री होता, यानी कि पूरा एंगल 40 डिग्री होता, ये इतना एंगल 40 डिग्री होता। ये हो नहीं सकता, ये पूरा भी 40 हो, इसका आधा भी 40 हो, तो आधा नहीं है वो। तो यहाँ से मैंने क्या सिद्ध किया, यहाँ से मैंने ये सिद्ध किया कि SAS वाला जो होता है ना मेरे भाई, SAS वाला जो क्राइटेरिया होता है, केवल यही क्राइटेरिया लगेगा। दो साइड है और उसके बीच वाला एंगल ही बराबर होगा, तभी आप ये क्राइटेरिया लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप SSA या फिर ASS जैसे क्राइटेरियाज लगा सकते हो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरी फुल फ्लैज ML अग्रवाल क्लास 10 चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 10 ट्रायंगल्स का समझ में आ गया। ये सब पोथी पढ़ोगे। अब अगली वाली वीडियो में हम 10.A एक्सरसाइज काम करने वाले हैं। मैं कुछ बताता हूँ कि मैं ML अग्रवाल पे अब कैसे वीडियो डालने वाला हूँ। मैं एक चैप्टर पकड़ूंगा, उतना पढ़ाऊंगा जिससे उसका पहला एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए, फिर एक पढ़ाने वाली वीडियो आएगी, फिर उसे आपको देखना, फिर अगला एक्सरसाइज सॉल्व करना। अब आपने पूरी पोथी पढ़ ली ना, अब जाना घर पे 10.A वाला एक्सरसाइज सॉल्व करना, और जो सॉल्व नहीं होगा उस पर गोला लगा। फिर मेरी जो अगली वीडियोस आने वाली हैं उससे उसका सोल्यूशन देख लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। धन्यवाद।